Hello friends, I hope all of you are doing well. Today we are here with our current affairs session, that is current affair of August month. We are covering that part from our Vision IAS monthly magazine, and we are starting with our science and tech portion. So what I will suggest you कि अपनी magazine लो and highlight the important things with me so that you can cover that in a better way. Let's start with our very first news, that is about बायो E3 पॉलिसी. अब ये जो पॉलिसी है ये हमने अपने डेली करंट अफेयर सेशन में ऑलरेडी कवर की थी, सो लेट्स गो थ्रू दिस वंस. सो अब जो ये हमारी पॉलिसी है ये बेसिकली 3 चीजों में बायोटेक का इन्वॉल्वमेंट पर ध्यान देती है. वो 3 चीजें हमारी क्या है, दैट इज अवर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर. सो जब हम बायोटेक को इकोनॉमी में लेकर आते हैं, एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए लेकर आते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए लेकर आते हैं, तो वो ये पॉलिसी काम करेगी हमारे पास. कमिंग टू लेटर पार्ट, दैट इज ये हमें हेल्प करेगी बायो मैन्युफैक्चरिंग में हमारा जो परफॉर्मेंस है उसे इंक्रीज करने में, और हमें $300 बिलियन की बायो इकोनॉमी जनरेट करने में बाय 2030 ये हेल्प करेगी. अब ये डाटा आपको याद रखना है नहीं रखना, वो आई डोंट थिंक कि अभी आप याद भी करोगे तो आप लास्ट तक भूल जाओगे. तो अभी डाटा इतना सा याद करने की कोशिश नहीं करते, जो इम्पोर्टेंट होगा बहुत ही वो हम याद करते चलेंगे. सो बट वी नीड टू नो हियर इज कि ये हमारा हाई परफॉर्मेंस लेकर आएगी बायो मैन्युफैक्चरिंग में. इसके अलावा ये सर्कुलर बायो इकोनॉमी क्रिएट करेगी, दैट इज अगर कोई वेस्ट जनरेट होता है तो उसका हम रीयूज कर पाए या रिसाइकिल कर पाए, तो एक सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट हो जाएगी बायो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की. इसके अलावा ग्रीन ग्रोथ लेकर आएगी, दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर. अब बायो इकोनॉमी है क्या, तो बायो इकोनॉमी बेसिकली है क्या कि जब हम बायोलॉजिकल रिसोर्स का यूज करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं, और उन्हीं का यूज हम करते हैं साइंस में, टेक्नोलॉजी में या किसी भी अलग फील्ड में, या फिर हम कुछ प्रोडक्ट्स उसका यूज करके बना रहे हैं, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज करके. फॉर एग्जांपल हम बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या फिर प्लास्टिक्स बना रहे हैं, तो वो सारा जो प्रोसेस है वो बायो इकोनॉमी हो जाती है कि जब हम इकोनॉमी में बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज लेकर आए. सो बट वी नीड टू रिमेंबर हियर इज, ये एक बार गो थ्रू करोगे आप इससे. इसके अलावा अब इसके फायदे क्या होंगे कि सस्टेनेबल हो जाएगा डेवलपमेंट, वहीं हमारी जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो क्रिएट हो जाएगी. कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक करेगा. अब इसे याद करने की जरूरत नहीं है, नाम से ही पता लग रहा है हमें. इसके अलावा इसके सैलिएंट फीचर्स की बात करें तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो है वहां पर सपोर्ट करेगा. इसके अलावा 6 सेक्टर्स, ये सेक्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 3 पर्सपेक्टिव से. सो यू विल बी गेटिंग वेरी क्लियर विद दिस कि ये 6 थीमेटिक सेक्टर्स कौन से हैं. सो ये हमारे पास हो जाते हैं. एक तो एंजाइम्स और केमिकल्स से रिलेटेड होगा. इसके अलावा स्मार्ट प्रोटीन्स हम बनाएंगे या फंक्शनल फूड. स्मार्ट प्रोटीन्स बेसिकली क्या होते हैं, जो हमें एनिमल्स से जो हमें प्रोटीन मिलता है, फॉर एग्जांपल मीट से, तो उनका रिप्लेसमेंट करने के लिए हम ये प्रोटीन्स लेकर आते हैं ताकि सस्टेनेबल बनाया जा सके उन्हें. बायोथेराप्यूटिक्स, दैट इज प्रिसीजन मेडिसिन में हम इसका यूज कर सकते हैं. क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर की क्लाइमेट रिलेटेड फोरकास्ट है, वहां पर इसका यूज किया जा सकता है बायोटेक का. इसके अलावा कार्बन कैप्चर करने में भी हम इसका यूज कर सकते हैं. मरीन स्पेस रिसर्च में इसका यूज कर सकते हैं. कमिंग टू अवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कैसे कैसे हम ये जो वर्टिकल सही अचीव कर सकते हैं. तो हम बायो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाए जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम यूज कर सके. फॉर एग्जांपल हम टेली मेडिसिन में कि एक जगह आपको और दूसरी जगह पर आपको ट्रीटमेंट पहुंचाना है, तो टेली मेडिसिन में आप इसका यूज कर सकते हो बायोटेक का. अब आप इनमें से बस गो थ्रू करोगे यहाँ पे, क्योंकि आपको मे बी मेन्स में कहीं ना कहीं जरूरत पड़ सकती है, या फिर आपको बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये. इसके अलावा बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स हम क्रिएट करेंगे ताकि वहां पर हम, अब बायो मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअल में होता क्या है ये आप एक बार यहाँ से ज़रूर रीड करोगे. तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स या प्लांट्स होते हैं उनका यूज़ करके जब हम कॉमर्शियली कुछ प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जो हमारा
प्रोसेस होता है उसे हम बायो मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, तो वो हब्स हम क्रिएट करें। इसके अलावा हम रेगुलेट करें बेटर। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनका वहाँ पर मोनोपोली क्रिएट हो सकती है, उन्हें रेगुलेट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क हम तैयार करें, एक कॉमन फ्रेमवर्क हो, ताकि बेटर रूल्स एंड रेगुलेशन पहुँच पाएँ लोगों तक। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। कमिंग टू नीड क्या है हमारे पास, कि सस्टेनेबल बना सके हम डेवलपमेंट को। इसके अलावा क्या है कि न्यूट्रिशन चैलेंज पूरा हो सके, दैट इज हम स्मार्ट प्रोटीन्स लेकर आए हैं कि जो न्यूट्रिशन है वो सस्टेनेबल भी बन सके। ग्रोथ कर पाए सेल और जीन थेरेपी, दैट इज बेटर जो हमारे पास टेक्निक्स हैं किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, वो हम डेवलप कर पाए। फूड सिक्योरिटी हम जनरेट कर पाए, दैट इज हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लेकर आ रहे हैं तो वो हेल्प करेंगे हमें इसमें। क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर पाएँ, दैट इज़ हम नेट ज़ीरो अचीव कर पाएँ बाय 2070। अब ये ऐसा है जो आपको ये वाले डाटा तो वैसे ही याद हो जाएंगे। सो दिस वी नीड टू रिमेंबर हियर। कमिंग टू स्पेस मिशंस, तो वहाँ पर कैसे हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे फूड आइटम्स बना पाए जो हम स्पेस में जाकर खा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम नॉर्मल फूड का इंटेक नहीं कर सकते। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। स्किल गैप्स आते हैं, दैट इज़ कि जो हमारे पास जो वर्क फोर्स है वो अभी इस फील्ड में इतना ट्रेंड नहीं है, तो वो जो स्किल गैप है वो कम करने की ज़रूरत है। सो दिस वी नीड टू रिमेंबर हियर। कमिंग टू बूस्ट करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं, इनके गो थ्रू करोगे एक बार आप, कि बायो इकोनॉमी पे नेशनल मिशन है, बायो फार्मा पे है, बायोटेक पे है। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स क्या है कि जब हम बायोफ्यूल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो हम कहाँ से प्रोड्यूस करें, हमारे डोमेस्टिक फीड स्टॉक से। वहाँ से हम उन्हें रिसाइकिल करके उनसे बायोफ्यूल्स बनाएं, ताकि एक सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट हो जाए। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। वे फॉरवर्ड की बात करते हैं तो वही है कि एक सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, जहाँ पर सभी बायो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अपना क्लियरेंस ले पाएँ। स्टेम टैलेंट, दैट इज़ जो साइंस टेक और इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में जो भी टैलेंट है उसे हम ग्रो करें। इसके अलावा यूएसए से या जो भी है मल्टी कोऑपरेशन की एक अप्रोच हो, मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पर हम कोऑपरेशन लेकर आए, सर्कुलर बायो इकोनॉमी क्रिएट करें। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज अबाउट नेशनल स्पेस डे। सो बेसिकली अभी हुआ क्या है, यहाँ पर नेशनल स्पेस डे हमने सेलिब्रेट किया है, that is celebrated on the day when Chandrayaan 3 landed on the moon। अब एक बार हम यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे इन सभी मिशंस का। सो चंद्रयान 3 हमारा क्या है, चंद्रयान 3 हमारा बेसिकली एक मिशन था जिसमें हमने विक्रम लैंडर को सॉफ्टली लैंड कराया था ल्यूनार सरफेस पर। इसी के साथ इंडिया बन गया था 4th लैंड करने वाला मून पर, और फर्स्ट एवर कंट्री जिसने साउथ पोल पर लैंड किया था मून के। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। 4th country to land on moon and first to land on south pole of the moon। विक्रम लैंडर इसमें था हमारे पास। अब हम देखेंगे कि जो हमारा लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर होता है उसमें क्या डिफरेंस हो जाता है। जो हमारा लैंडर होता है वो लैंड करता है किसी भी सरफेस पर। ऑर्बिटर हमारा क्या करता है, ऑर्बिटर हम बोलते हैं जो हमारे ऑर्बिट में हम प्लांट करते हैं जिन चीज़ों को, जिन सैटेलाइट्स को। वहीं जो हमारा क्या बोलते हैं उसे, रोवर होता है, वो क्या करता है, वो रिवॉल्व करता है around any planet। So this we need to remember here। Coming to जो हमारा पॉइंट था जहाँ पर इसने लैंड किया था उसे हम शिव शक्ति पॉइंट बोलते हैं। इसके अलावा सॉफ्ट लैंडिंग के बाद हमने वहाँ पर प्रज्ञान रोवर को डिप्लॉय किया था। दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर कि इससे चंद्रयान 3 से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हमारे पास थी। अब ये जो हमारे पास पोर्शन है ये आप एक बार गो थ्रू कर लोगे, इसमें कुछ नहीं है, बस उन कंपनीज के नाम दिए हैं जो हमारे पास एट प्रेजेंट हमारे पास हैं स्पेस से रिलेटेड। वो सारी इसरो के अंडर में काम करती हैं। दिस यू नीड टू रिमेंबर हेयर कि जो इसरो है वो हमारा रेगुलेटरी बॉडी भी है और वो अपना काम भी करता है रिसर्च से रिलेटेड। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डायरेक्टली हमारा प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है। दिस यू नीड टू रिमेंबर हेयर। कमिंग टू इंडिया ने जो स्पेस में पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था वो हमारा आर्यभट्टा था। दिस यू नीड टू रिमेंबर हेयर। इंडिया 8th लार्जेस्ट स्पेस इकोनॉमी है अभी वर्ल्ड में। इसके अलावा इंडिया ने अचीव क्या क्या किया है। सो इंडिया के जो फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम थे दैट इज विक्रम साराभाई, उन्होंने इसरो का फाउंडेशन रखा था। उसके बाद हमने बहुत सारा ग्रोथ किया है। इसके अलावा हमने इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसके कारण इंपोर्ट क्या हो गया है, कम हो गया है हमारा।
और क्या किया है हमने, हमारे जो मिशन है उनमें कॉस्ट बहुत कम लगता है, डेट इज हमने मिनिमम कॉस्ट में हमारे जो मिशन हैं वो भेजे हैं स्पेस में। वहीं पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन किया है, जैसे हमने नासा और इसरो ने निसार मिशन जो हमारा है, वहीं गगनयान में हम रशिया के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। प्राइवेट प्लेयर्स को हम इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं स्पेस में, ताकि जो इसरो है वो मेन एरिया में रिसर्च कर सके। और उसके जो फॉर एग्जांपल जब हमारा चंद्रयान लॉन्च हुआ तो वहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज थी वहां से सप्लाई किए गए थे। इसके अलावा इंडिया ने क्या क्या अचीव किया है, दैट वी नीड टू नो हियर। तो हमारे पास नाविक है एक, जो कि हमारा जीपीएस का रिप्लेसमेंट है, ताकि हम जीपीएस पर डिपेंडेंस कम कर सके, क्योंकि वो यूएस का जो हमारा है नेविगेशन सिस्टम वो है। इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स, तो जब हम बात करते हैं स्पेस में हमारे जो मिशन हैं उनकी, तो क्या होगा कि हमारे जो टेलीमेडिसिन जैसे कॉन्सेप्ट है वो वहीं से वर्क करेंगे। तो या फिर जैसे हम क्लाइमेट फोरकास्टिंग की बात करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग की बात करते हैं, तो वो हमारे पूरे इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी लेकर आता है, सोशल बेनिफिट्स भी लेकर आता है। स्पेस डिप्लोमेसी की बात करते हैं हम, कैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम स्पेस को यूज करें कोलैबोरेशन करने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे नासा और इसरो अगर कोई कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो वहां पर ये डिप्लोमेसी का पार्ट बन जाता है। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या है कि साइंटिफिक रिसर्च में हम काम कर सकते हैं, काम कर रहे हैं। रेवेन्यू जनरेट करने में ये हमें हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल ये बोला गया है कि जो हमारी एटलीस्ट यू कैन मेंशन हियर की जो 8th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारी स्पेस में, इसके अलावा इंडिया। इसके अलावा मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात करें तो वही है, सोचो अगर हमने सैटेलाइट्स लॉन्च किए तो वो हमें किस में हेल्प कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहे हैं, हमें वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प कर रहे हैं, हमें लैंड मैपिंग में हेल्प कर रहे हैं। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। अब एक बार इंपॉर्टेंट मिशन हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। हमें पता है ऑलरेडी चंद्रयान 4 हमारा है वहां से रॉक और सॉइल सैंपल लाने के लिए, दैट इज गगनयान हमारा है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है ये बेसिकली, कि यहाँ पर 3 में भी लोगों को भेजा जाएगा स्पेस में। वीनस ऑर्बिटल मिशन हमारा वीनस के लिए है। मार्स ऑर्बिटल मिशन हमारा मार्स के लिए है। ल्यूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन हमारा मून के साउथ पोल रीजन के लिए है। जाक्सा डेट इज जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसके साथ ही कोलैबोरेशन होगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है हमारा, एक खुद का स्पेस स्टेशन बनाए हम, तो ये यहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो रुक पाएंगे 15 से 20 दिन के लिए। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। स्पेस डिप्लोमेसी हम कर चुके हैं कि जब कोई 2 कंट्रीज आकर स्पेस के एरिया में कोलैबोरेट करती हैं। सो दिस वी नीड टू रिमेंबर हियर। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे कि जो ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन है वो इंक्रीज होगा अगर हम साउथ के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी की तरह एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल कि आगे हम बोलते हैं कि स्पेस एक वारफेयर की तरह सामने आ सकता है, एक 4th फील्ड बन सकता है। क्यों? क्योंकि क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने किसी का जो सैटेलाइट है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया तो क्या होगा, हमारे जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इफेक्ट हो सकते हैं। सो दिस इज हाउ कि हम अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं ताकि हम अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकें इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग में। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट फ्री स्पेस डेवलप करना चाहता है इंडिया, की स्पेस में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स ना अराइज हो, कि शांतिपूर्वक वहां पर सब अपने अपने बेनिफिट के लिए जो जो करना चाहते हैं वो करें सस्टेनेबली। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। चैलेंजेस हम बोल सकते हैं कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन कम है, वहीं जो मिशंस हैं वो बहुत कम है। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। कमिंग टू फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स। सो बेसिकली ये होता क्या है कि जब हम क्या करते हैं कि एक ही ड्रग से हमें मल्टीपल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्योंकि हमने स्मॉल अमाउंट्स में बाकी बहुत सारे ड्रग्स उसमें मिला दिए हैं। 2 और 3 ड्रग्स हमने मान लिया एक ड्रग में से एक ड्रग हमने बनाया है। फॉर एग्जांपल अगर मान लिया एक ड्रग हमारे पास है, वो हमें बुखार में भी हेल्प कर रहा है, वो हमारे पेन रिलीफ में भी हेल्प कर रहा है। अब ये जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल आई हैव बीन गिविंग यू हियर। तो वो क्या होगा कि वो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन है, कि वहां पर हमें एक ही ड्रग से मल्टीपल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अब बेसिकली क्या है, जो हमारी मिनिस्ट्री है हेल्थ मिनिस्ट्री, उन्होंने रिसेंटली बैन किया है 14 ऐसी ड्रग्स जहां पर फिक्स डोज कॉम्बिनेशन थे, क्योंकि उनके जो रिस्क थे वो ह्यूमन बींग्स के लिए वो बहुत हाई थे। सो बट वी नीड टू नो हियर इज कि जो एफडीसी होते हैं वो होते क्या हैं, तो प्रोडक्ट्स हैं जिनमें 2 या मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हमारे पास क्या होते हैं, ये बायोलॉजिकली एक्टिव कंपोनेंट होता है ड्रग का,
जो हमारे बॉडी में जाकर जो भी हमारे प्रॉब्लम है उसे, उसका जो इफेक्ट है उसे कम करने में हमें हेल्प करता है। अब जो ये इन्हें क्लियरेंस मिलता है वो कहाँ से मिलता है, ये हमारे देते हैं CDSCO, दैट इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर में ये हमारा जाता है। दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। जो मोस्टली FDCs होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं कफ, कोल्ड और फीवर प्रिपरेशंस का, इसके अलावा विटामिन मिनरल्स का। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। अब इनके साथ इश्यू क्या है, इश्यू ये है कि मोस्टली क्या होता है कि जो FDC बनाए किसी भी कंपनी ने और उन्होंने स्टेट से अप्रूवल लेकर उन्हें बेचना शुरू कर दिया, वहीं CDSCO का अप्रूवल वो नहीं ले रहे। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। रिसेंटली में ऐसा केस भी आया था। सो लैक ऑफ इंडिविजुअल डोज फ्लेक्सिबिलिटी, कि जो डोज है वो सभी पेशेंट के लिए सुटेबल नहीं होगी। अनअप्रूव्ड एंड बैंड FDCs की जो अनअप्रूव्ड है या अनटेस्टेड है उनका जो सेल है वो किया जा रहा है। इंक्रीज्ड रिस्क हो जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का अगर ओवर यूज करते हैं तो। एथिकल कंसर्न है कि इंडिया में तो बैन कर दिया है लेकिन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। रैशनल की बात करें तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मतलब एक तो हम बहुत सारी दवाइयाँ ले रहे हैं, एक हमें एक दवाई लेनी है। इसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिवनेस वही कि एक दवाई लेनी है तो कॉस्ट कम हो जाएगा। रिड्यूस्ड पिल बर्डन, पिल कम लेनी पड़ेंगी। फार्माकोकाइनेटिक ये बेसिकली है क्या कि जब जो ड्रग्स है हमने वो लिया, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हमारी बॉडी में, मेटाबॉलिज्म हुआ और फिर उसका एक्सक्रीशन हो गया। तो जो ये पूरा प्रोसेस है इसकी जो स्टडी है वो हम फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। इम्पैक्ट की बात करें बैन का तो क्या होगा, पब्लिक हेल्थ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा हमारा। हेल्थ केयर सिस्टम क्या होगा, वहां पर मेडिसिन कम हो जाएंगे तो वहां पर थोड़े टाइम के लिए डिसरप्शन आएगा लेकिन बाद में रिकवर हो जाएगा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या होगा, उन्हें रिवेन्यू लॉस होगा। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। गो थ्रू करोगे इसमें से आप एक बार। इश्यूज की बात करें, ऑल्सो यू डोंट नीड टू रीड एवरीथिंग क्योंकि सब तो आप याद भी नहीं रख पाओगे। रीड ओनली हाईलाइटेड पार्ट। सो कमिंग टू इश्यूज रेगुलेशन में क्या क्या है, तो रिफॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग्स, दैट इज जो प्राइस कंट्रोल को इवेड करने के लिए कुछ कंपनीज क्या करती हैं, केवल ड्रग है उसे रिफॉर्मुलेट कर देती हैं और वापस से ले आती हैं। मतलब अगर मान लिया कोई ड्रग बहुत महंगी है तो उसे रिफॉर्मुलेट करके वो FDC में कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है क्योंकि जब हम बहुत सारी दवाइयों को एक में मिला रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। वहीं हम अप्रूवल भी नहीं ले रहे, अप्रूवल प्रोसेस वही की स्टेट से हम अप्रूवल ले रहे हैं विदाउट प्रायर क्लियरेंस ऑफ CDSCO। दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। इसके अलावा जो ड्रग रिएक्शन अगर कर जाती है तो उसके बाद जो रिपोर्टिंग सिस्टम है इंडिया में वो पुअर है कि जो लोग हैं वो अगर किसी ड्रग का क्या रिएक्शन है उस पर रिपोर्ट नहीं करते। लैक ऑफ डाटा हमारे पास है कि हमारे पास इनफ डाटाबेस नहीं है कि कितनी FDCs करंटली अवेलेबल है। स्टेप्स टेकन वही हमारे पास ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास टेस्टिंग कैपेबिलिटीज हैं, सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेशंस हैं अंडर CDSCO। कमिंग टू सजेशंस कि हम क्या क्या कर सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए। सो हमें एक नेशनल ड्रग अथॉरिटी बनानी चाहिए जो कि हाथी कमेटी ने रिकमेंड भी की थी, जो कि ड्रग्स की क्वालिटी को चेक करेगी। स्ट्रॉन्ग प्यूनिटिव एक्शन होना चाहिए, दैट इज अगर कोई हमें मिलता है ऐसे सेल करता तो हम उसके ऊपर एक ड्रग रिलेटेड करप्शन में कोई इन्वॉल्व मिलता है तो हम उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लें, दैट इज हम उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी भी दे सकते हैं। मल्टी स्टेप अप्रोच हो कि लोग भी वहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहाँ पर जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो सबकी एक कॉमन अप्रोच होनी चाहिए कि सब एक्ट करें वहाँ पर। पीरियोडिक सर्वेज हो ताकि FDCs का पता लग सके। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर है। अब बात कर लेते हैं A1 और A2 मिल्क की। सो बेसिकली जो हमारा A1 और A2 मिल्क है इसका जो डिफरेंशिएशन है वो FSSAI ने मेंशन नहीं किया था कि जो हमें मिल्क का डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं है एज पर FSSAI गाइडलाइंस। सो अभी ये जो न्यूज़ में था कि इसमें FSSAI ने क्या किया है, इसका जो डायरेक्शन था फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को कि वो अपना जो मिल्क प्रोडक्ट है उसे सेल ना करे A1 A2 के नाम पर, उसे विड्रॉ कर लिया है।
अब हम पढ़ेंगे A1 A2 क्या होता है। सो बेसिकली हमारे पास A1 और A2 दो जेनेटिक वेरिएंट्स हैं जो कि बीटा केसिन प्रोटीन के जेनेटिक वेरिएंट्स हैं। दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। केसिन हमारा प्रोटीन होता है जो कि मिल्क में हमें मिलता है। मिल्क में हमें दो प्रोटीन मिलते हैं, एक केसिन मिलता है, एक हमें वे प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा हम बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या है, बस हमारे जो अमीनो एसिड है उनका जो सीक्वेंस है वो डिफरेंस हो जाता है। अमीनो एसिड बेसिकली स्मॉल स्मॉल यूनिट्स होते हैं जो मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। जो A1 है वो A2 से ही इवोल्व हुआ है नेचुरल म्यूटेशन के थ्रू। म्यूटेशन क्या होता है, जब हमारा जो डीएनए सीक्वेंस है उसमें कोई चेंज आ गया। अब वो चेंज कैसे आ सकता है, या तो वो इंटेंशनली हम लेकर आए, या फिर क्या हो सकता है एक्सटर्नल रेडिएशंस के थ्रू आ सकता है, कार्सिनोजेनिक एजेंट्स के थ्रू आ सकता है। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर है। जो रेगुलर मिल्क हमारा होता है उसमें हमारे दोनों प्रोटीन्स होते हैं A1 और A2। वही जो A1 जो हमारे पास प्रोटीन होता है, A1 जो मिल्क है, A1 प्रोटीन जिस मिल्क में होगा, और जो A2 मिल्क है उसमें जो डिफरेंसेस हैं वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर तो क्या, बस एक बार समझ लो कि जो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज है उसने बोला था कि जो हमारे इंडिजिनस काउज हैं या बफेलोज हैं वो केवल A2 मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। अब A1 और A2 में डिफरेंस क्या है, A1 में हमारा हाइयर फैट कंटेंट होगा, A2 में हमारा प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगा। इसमें प्रोलीन होगा जो कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हमारे होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती है। वहीं इसमें A1 मिल्क में हमारा हिस्टिडीन होगा। हिस्टिडीन बेसिकली हमारा यूज़ होता है अगर हमारे बॉडी में कोई एलर्जी हो जाता है तो उसके रिएक्शन में जो इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब जो हमारी बेसिकली जो हमारी बॉडी में एलर्जीज होती है उन्हें रेगुलेट करने के लिए ये प्रोटीन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो A1 मिल्क कुछ लोगों के द्वारा डाइजेस्ट नहीं हो सकता, ऐसा पाया गया है। ये मिलता है हमें काउज में जो कि हमें नॉर्थन यूरोप में मिलती हैं। वहीं ये जो A2 जो मिल्क है वो हमें मिलता है नॉर्थन साउथर्न फ्रांस में। दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। इंडिया में कौन सा मिल रहा था हमें, इंडिया में A2 मिल रहा था। प्रोटीन्स की बात करें तो क्या होते हैं, एसेंशियल हमें मिल जाते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती है। जो हमारी बॉडी बना सकती है वो हमारे हो जाते हैं नॉन एसेंशियल, क्योंकि हमें उन्हें बाहर से नहीं लेना पड़ रहा। तो हाउ यू विल रिमेंबर दिस इज कि अगर हमें बाहर से लेना पड़ रहा है तो इसका मतलब ज़रूरत है हमें उसकी, तो वो हमारे लिए एसेंशियल हो जाएगा। जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती वो हमारे एसेंशियल हो जाएंगे, जो हमारी बॉडी बना सकती है वो हमारे नॉन एसेंशियल हो जाएंगे। अमीनो एसिड्स मिलकर हमारे प्रोटीन्स बनाते हैं। दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। इसके अलावा प्रोटीन्स हमारी मसल्स में इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं मसल बिल्डिंग में। अब ये किस किस फूड आइटम से कौन कौन सा प्रोटीन मिलता है, आई डोंट थिंक यू नीड टू रिमेंबर। फिश का देख लो, इजी है, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, एक्टोमायोसिन। लेंटिल से हमें ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन मिलता है। इसके अलावा क्योंकि आप याद भी नहीं रख पाओगे, सो लीव इट हियर ओनली। यहाँ से आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन आएगा। कमिंग टू अवर लास्ट बिग न्यूज़, इसके बाद शॉर्ट न्यूज़ बनती है, उन्हें हम कल्चर पार्ट के साथ कवर कर लेंगे, या कोई और छोटा पार्ट होगा वहाँ पर हम कवर करेंगे। सो बट वी नीड टू नो हियर इज कि जो ड्यूज हैं वो होते क्या हैं। सो बेसिकली ये हमारे वेपन्स हैं जहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारी एनर्जी है उसका यूज़ करते हैं, या फिर हम पार्टिकल का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसमें होगा क्या, हम इसमें रेडिएशंस का यूज़ करते हैं किसी भी फॉरेन एनिमी को डिस्ट्रॉय करने में। फॉर एग्जांपल, अब वो फॉरेन एनिमी हमारे ड्रोन्स हो सकते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हो सकते हैं। तो अगर हमें उन्हें डिस्ट्रॉय करना है और हम उन्हें डिस्ट्रॉय किसका यूज़ करके कर रहे हैं, पार्टिकल टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का यूज़ करके कर रहे हैं, तो वो हमारा हो जाता है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये मेंशन कर रखा है, तो बेसिकली ये होता क्या है कि जो हमारे पास अलग अलग लाइट्स हैं, दैट इज एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, इनका जो एक हम अगर इन्हें हमारी वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अगर हम अरेंज करते हैं तो जो स्पेक्ट्रम हमारे पास मिलता है वो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। दिस यू विल बी कवरिंग इन योर स्टेटिक पार्ट वेरी कि क्या इनका जो वो होता है सीक्वेंस होता है, दैट यू नीड टू रिमेंबर हियर। कमिंग टू ड्यूज पर वापस से, ये कंसंट्रेटेड एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या पार्टिकल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं रादर देन काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर।
तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का यूज करते हैं अगेंस्ट एनिमी। दिस यू नीड टू रिमेंबर। ड्यूज वर्क कैसे करते हैं कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इमिट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड पर, और फिर जो मटेरियल हमारे पास आ रहा है उसे हम डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इनका जो पावर होता है वो हमारी जो डेली यूज की जो चीजें हैं, जैसे हमारा माइक्रोवेव हो गया या और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे कि हमारे हो गया, हमारे लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर पीसीज हो गए, उनसे जो इनका जो पावर होता है वो बहुत हाई होता है। तो ये मटेरियल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो कि मतलब ये एक बेसिकली हम बोल सकते हैं बिल्कुल डायरेक्टेड अप्रोच है, जहां पर जिसे वो एक्चुअली डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं उसे डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है? मिलिट्री डिफेंस में हो सकता है कि बॉर्डर्स पर हम इस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं इसका बॉर्डर सिक्योरिटी में और लॉ एनफोर्समेंट में। फॉर एग्जांपल, अगर हमें क्राउड कंट्रोल करना है तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं कम एनर्जी वाले जो ड्यूज होंगे उनका। स्पेस ऑपरेशंस में हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें सैटेलाइट को प्रोटेक्ट करना है डेब्रिज से या एंटी सैटेलाइट वेपन से। एंटी सैटेलाइट वेपन्स वो होते हैं जो हमारे सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए होते हैं। इसके अलावा अब हम यहाँ पर ड्यूज के टाइप्स देख लेते हैं। हमारे पास एक हो जाता है हाई एनर्जी लेजर। ये लेजर बीम का यूज करेगा डिस्ट्रॉय करने के लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को, या फिर जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होंगे एनिमी के, उनके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसके अलावा हाई पावर माइक्रोवेव्स हमारे पास होंगे। ये हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज करते हैं डैमेज करने के लिए। वहीं जो हमारे पास मिलीमीटर वेव्स होंगे वो मिलीमीटर्स में जो हमारी वेव्स हैं उनका यूज करते हैं। इनका बेसिकली क्योंकि इनकी रेंज कम है तो इनका यूज हम करते हैं क्राउड कंट्रोल में। पार्टिकल बीम वेपन्स हम यूज करते हैं एक्सेलरेटेड प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का यूज करते हैं हम यहाँ पर डैमेज कॉज करने के लिए। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। यहाँ पे दिखा भी रखा है कि जो ये लेजर होगा हमारा, ये हाई पावर माइक्रोवेव का जब हम यूज करते हैं। अब लेजर क्योंकि एक ही लाइन में ट्रेवल करता है, बहुत फोकस्ड होते हैं। दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। कमिंग टू ड्यूज की एडवांटेजेस की बात करें तो कोस्ट एफिशिएंसी है हमारे पास पर शॉट में, क्योंकि ये बहुत डायरेक्टेड होते हैं। एनर्जी बीम्स का हम यूज कर रहे हैं तो वो बहुत ही फोकस्ड होते हैं। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। एग्जाम्पल देख लेना, याद रखो तो रख लो। रैपिड रिस्पॉन्स टाइम की जो रिस्पॉन्स टाइम है, क्योंकि हम लाइट की स्पीड से जो हमारी बीम्स है उनका यूज कर रहे हैं तो बहुत रैपिडली ये रिस्पॉन्स करते हैं। वहीं हमें इंटरसेप्ट करने का जो मतलब हमें जो पहले अगर हमारे पास कोई अगर हमें किसी का जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसे डिस्ट्रॉय करना है तो वहां पर हमें प्रॉपर उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती थी, स्पीड कैलकुलेट करना है, उसकी पोजीशन हम पता कर सकें। यहाँ पे वो चीज़ कम हो जाएगी। लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी होगी कि हमें कैरी करके नहीं ले जाने पड़ रहे। पहले हमें, क्योंकि हमारे जो वेपन्स थे हमें कैरी करके ले जाने पड़ते थे तो लॉजिस्टिकल एफिशिएंट नहीं हो पाते थे। प्रिसीजन यहाँ पर ज़्यादा होगा क्योंकि जो हमारी लाइट है वो ग्रेविटी, विंड और कोरियोलिस फोर्स से अनअफेक्टेड होती है। स्टिल्थ दैट इज साइलेंटली और इनविजिबली भी कुछ हमारे ड्यूज ऑपरेट कर सकते हैं। लो कॉस्ट ड्रोन्स को काउंटर करने में और रॉकेट्स को काउंटर करने में हम इनका यूज कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या है? टेक्नोलॉजी लिमिटेशन ये हो सकती है हमारे पास कि फॉर एग्जांपल अगर धुंध है तो वहां पर लाइट हमारा काम नहीं करेगी इतने अच्छे से, तो फॉग और स्टॉर्म्स में ये काम नहीं करेंगे। बैटल फील्ड यूज, वहां पर एथिकल कंसर्न्स आ जाते हैं क्योंकि कई बार ये डैमेज ऐसा कोज कर सकते हैं कि हमें पता नहीं है एक तो कि ये जो डैमेज है ये कितने टाइम तक इसका इफेक्ट रहेगा। ये एथिकल कंसर्न हो जाते हैं। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि ये जिसे हमने टारगेट किया उसे ही नुकसान पहुंचाए, हो सकता है आसपास भी कुछ डैमेज कर दे। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर कि वेदर फ्रेंड और फो दोनों को अफेक्ट हो सकता है। आर्म रेस क्रिएट हो सकता है कि एक नया फील्ड जनरेट हो जाएगा जहां पर लोग कॉम्पीट कर रहे हैं आर्म्स डेवलप करने के लिए। अदर कंसर्न्स हो सकते हैं कि हाई कॉस्ट है, क्लियर लाइन ऑफ साइट टारगेट होना चाहिए तभी ये वर्क करेगा, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर। इसके अलावा रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स का यूज कर सकती है सामने वाली पार्टी ताकि उसे उसकी जो लाइट है उसे डाइवर्ट किया जा सके। स्टेप्स क्या क्या लिए हमने? हमारा एक दुर्गा प्रोजेक्ट है जो कि DRDO चला रहा है ड्यूज को डेवलप करने के लिए, सॉरी। इसके अलावा हमारे पास
भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने ड्यू सिस्टम डेवलप किया है। लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है जिसका प्रोजेक्ट है त्रिनेत्रा, वो भी हमारा किससे रिलेटेड है, ड्यूज से रिलेटेड है। ये अब याद नाम याद रखते चलोगे आप। यहाँ पर किलो एम्पेयर लीनियर इंजेक्टर है जो कि बारकोड DRDO का है, ये भी हमारा ड्यूज से रिलेटेड है। ये बेसिकली हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर है जो लॉन्ग रेंज मिसाइल को टारगेट करता है। इसके अलावा अगर हम ग्लोबल स्टेज पर बात करें तो USA ने डेवलप किए हैं अपने, यूके ने अपना ड्रैगन फायर डेवलप कर रखा है, इसराइल ने आयरन बीम डेवलप कर रखा है, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्री पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पर नाम आ जाता है तो मे भी मेंशन करके पूछ लें कि ये क्या है, किससे रिलेटेड है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे हमारा दुर्गा प्रोजेक्ट है, त्रिनेत्रा प्रोजेक्ट है, काली है, ये हमारे किससे रिलेटेड है, ड्यूज से रिलेटेड है। ड्यूज हमने देख लिया है क्या होते हैं, 4 टाइप के थे हमारे पास, पार्टिकल बीम वेपन, मिलीमीटर वेव्स, हाई पावर माइक्रोवेव्स, हाई एनर्जी लेजर वेव्स। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो फील्ड है ये क्रिएट करते हैं। A1 और A2 मिल्क हमने देखा, A1 में हमारा फैट कंटेंट हाई था, A2 में हमारा प्रोटीन कंटेंट हाई था, A1 में हिस्टिडीन था, A2 में प्रोलीन था। इसके अलावा असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स देखे हमने। बीटा केसिन प्रोटीन होते हैं हमारे पास, इसका जेनेटिक वेरिएंट A1 और A2 होता है। केसिन और वे प्रोटीन हमें मिल्क से मिलता है, दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर। फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन हमने देखे यहाँ पर। इसके अलावा हमने क्या देखा, हमने स्पेस डिप्लोमेसी पढ़ा कि जब हम स्पेस में कोलैबोरेशन करते हैं तो वो हमारे डिप्लोमेसी का पार्ट बन जाता है। जब स्पेस, तो हम उसे स्पेस डिप्लोमेसी बोलते हैं। आर्यभट्टा हमारा फर्स्ट सैटेलाइट था। हमने चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, हमने बायो E3 पॉलिसी पढ़ी जो कि हमारे 6 सेक्टर में वर्क करेगी, दैट इज केमिकल एंजाइम्स के फैक्टर में वर्क करेगी। इसके अलावा हमारे फील्ड में वर्क करेगी। इसके अलावा स्मार्ट प्रोटीन्स, प्रिसीजन मेडिसिन हमारा होगा, क्लाइमेट में रिसिलियंट के लिए या फिर कार्बन कैप्चर और मरीन स्पेस रिसर्च के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। सो दिस मच यू नीड टू रिमेंबर हियर। ये हमें सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करने में हेल्प करेगी, बायो इकोनॉमी क्रिएट करने में। सो वी आर डन विद आवर साइंस एंड टेक के जो मेजर न्यूज थे। शॉर्ट न्यूज जो है वो हम किसी और पार्ट के साथ कवर करेंगे। वी आर डन विद दिस here today. I hope this will be helping you out, and thank you. Have a great journey.